हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ये इन्वायरमेंटल सीरीज़ का 9वां वीडियो है। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। आइए पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि क्लाइमेट किसे कहते हैं। बेसिकली जलवायु क्या होता है। किसी विशेष स्थान के जो मौसम होता है, किसी भी विशेष स्थान का मौसम ही वहाँ का जलवायु कहलाता है, जो कि लंबे अवधि तक बना रहे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, लंबे अवधि तक बना रहे। क्योंकि कहीं का भी मौसम हमेशा बदलता रहता है। जैसे इस समय धूप हुआ है तो रात में हो सके तो बारिश आ जाए, तो ये मौसम का परिवर्तन है। लेकिन अगर एक तरह का मौसम लंबे अवधि तक बना रहे, मौसमी जो दशाएं हैं, जैसे बरसात, मान लीजिए अगर 200 सेंटीमीटर का हो रहा है तो लंबे समय तक ये 200 सेंटीमीटर का बरसात चलता रहे। और इसी तरह मान लीजिए अगर टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल है, तो 15 डिग्री सेंटीमीटर का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे, तो हम कहेंगे कि ये जलवायु उस इलाके का, उस क्षेत्र का ये जलवायु कहलाता है। ठीक है। अब इसमें परिवर्तन जो होता रहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम जानते हैं। आइए, जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मौसमी दशाएं हैं, जैसे वर्षा, तापमान, नमी, आर्द्रता, इन सब में अगर परिवर्तन आ जाए, एकाएक अगर परिवर्तन आ जाए, लंबे समय तक मान लीजिए एक समान रूप से चल रहा है और उसमें परिवर्तन आ जाए, तो उसी को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सामान्यतः इन बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास को दीर्घ अवधियों में बांटकर किया जाता है। जैसे 30 से 35 साल माना जाता है एवरेज एक, कि 30 से 35 साल में जलवायु का परिवर्तन होता है, तो इसको लंबी अवधियों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। जलवायु की दशाओं में जो यह बदलाव आता है, प्राकृतिक भी हो सकता है इसका कारण, और मानव का क्रियाकलाप भी हो सकता है। प्राकृतिक, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे हो सकता है ये। ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापन, ये दो चीज़, हर एक कारक जो है, कोई भी कारण जो है, इन दोनों कारणों से निकल रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापन। बात अभी आगे आपको समझ में आएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापन को मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम माना जा रहा है। ठीक है। जो औद्योगिक क्रांति, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के वायुमंडल में अधिक मात्रा में बढ़ जाने का परिणाम है। यहाँ पे कहने का बेसिकली मतलब ये है कि जो प्राकृतिक कारक है वो तो मान लीजिए जैसे ज्वालामुखी हो गया, ये जो प्लेटें टकरा रही हैं वो हो गया, आंतरिक शक्ति हो गई, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, फिर से सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसकी वजह से क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, तो ये सब तो प्राकृतिक कारक हो गए। लेकिन जो मानवीय कारक हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, अत्यधिक मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन, इसी तरह वैश्विक तापन जो हो रहा है उसमें भी, तो ये जितने भी हैं हम इनको क्या कहेंगे कि ये सब जो है जलवायु परिवर्तन को परिवर्तित करने में सहायक हैं, योगदान इनका भी है। अब आइए, इससे पहले अगर देखा जाए तो अनेक हिम युग आए और उसके बाद पूरा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पूरा हिम पिघल के फिर से स्थल रूप आया। जैसे प्लिस्टोसीन हो गया, कार्बनिफेरस, आर्डोविशियन, प्री कैम्ब्रियन, ये 4 एज मुख्यतः आए थे। हिम युग 4 आए थे, प्लिस्टोसीन, कार्बनिफेरस, आर्डोविशियन और प्री कैम्ब्रियन। ठीक है। पुनः तापमानों में जब वृद्धि हुई तो हिमावरण जो है वो संकुचित हो गया और जो है फिर से स्थल भाग ऊपर उठा। औद्योगिक युग के प्रारंभ होने से पहले तक हुए जलवायु परिवर्तन हेतु पृथ्वी के आंतरिक स्रोत, बात यहाँ पे आप समझिएगा, जब अभी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी उसके पहले जलवायु परिवर्तन जो होता था वो पृथ्वी के आंतरिक स्रोतों से, महाद्वीपीय प्रवाह से और सौरिक संबंध जैसे प्राकृतिक कारकों से होता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई, जब लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो इसके अनेकों कारण हो गए जलवायु परिवर्तन के। जैसे मानव अपने आवश्यकतानुसार आर्थिक क्रियाकलाप करता है, वो अपने संसाधनों का दोहन करता है, तो उससे भी मानवीय कारक की वजह से जलवायु परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ। बात समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं कि क्या एविडेंस है हमारे पास कि हमको लग रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहला जो एविडेंस है वो है तापमान में वृद्धि। यदि कहीं का जलवायु परिवर्तित होता है, तो वहाँ के टेम्परेचर में वृद्धि होगी, सारे मौसमी दशाओं में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिएगा, कोई भी मौसमी दशा एक
टेम्परेचर पर कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहती है। जैसे अगर बरसात को देखा जाए तो टेम्परेचर पर निर्भर है। कैसे? क्योंकि जब टेम्परेचर अधिक होगा तभी जो है वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी और तभी वहाँ पे संघनित होकर बरसात होगा। इसी तरह आर्द्रता देखी जाए, नमी देखी जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं तापमान पर निर्भर हैं। तो तापमान में वृद्धि अगर हो रही है तो समझिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हिमानी का संकुचित होना, हिमानी मतलब बर्फ़ होता है, ग्लेशियर होता है, तो जब वो धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं तो ये भी देखिए तापमान से ही रिलेटेड है। कैसे? हिमानी जब संकुचित होती है तो कैसे संकुचित होगी? पिघल के होगी, और पिघलेगा कब? जब तापमान में वृद्धि होगी। तो ये दूसरा हो गया। लोगों का अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर दूसरे जगह प्रवासित होना, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा गलत है। तो लोग जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासित होते हैं। क्यों? अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से टेम्परेचर मान लीजिए वहाँ पे इंक्रीज हो गया या फिर बहुत कम हो गया, लो हो गया, तो वहाँ से वो क्या होंगे? प्रवासित हो जाएंगे। वो उनके रहने योग्य नहीं है, वहाँ से वो प्रवासित हो जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये आपके पास एविडेंस है। चौथा जो एविडेंस है वो है आपदा और प्रकोप में वृद्धि। चूँकि जैसे जैसे मान लीजिए अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो तापमान में वृद्धि होगी, बरसात में वृद्धि होगी, आर्द्रता, नमी, ये जितने भी मौसमी कारक हैं इसमें परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तो नई नई बीमारियां फैलेंगी, नई नई कीटाणु, नए नए जीवाणु, ये सारे उत्पन्न होंगे, जिससे कि बीमारियां, संक्रमित रोग उत्पन्न होंगे। तो अगर ये आपदा और प्रकोप में वृद्धि हो रही है तो समझिए क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आइए अब समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि जलवायु परिवर्तन का कोई एकमात्र कारण नहीं है, या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे प्राकृतिक कारण में जब देखेंगे आप तो सबसे पहला जो है वो ज्वालामुखी। दो प्रकार के हैं वैसे, प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण। तो प्राकृतिक कारण में ज्वालामुखी हो गया, महाद्वीपीय प्रवाह हो गया, महासागरीय धाराएँ हो गई, सौरिक संबंध हो गया। ज्वालामुखी मतलब जब पृथ्वी का लावा जब ऊपर आता है तो उसके साथ जो धूल कण वायु में जब मिलते हैं तो उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी, उससे जो गैसें निकलती हैं, ये सारी चीज़ें जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसी तरह जो महाद्वीपीय प्रवाह हो रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से जब टकराती है तो उससे भी जलवायु में परिवर्तन होता है, उससे भी प्रभावित होती है जलवायु। महासागरीय धाराएँ जो चलती हैं, जहाँ पे जाती हैं वहाँ पे जैसे अगर ठंडी जलधारा है तो वो एरिया ठंडा हो जाएगा, गर्म जलधारा है तो एरिया गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रभावित करती है कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को, जलवायु को। और शौरिक संबंध जो है, शौरिक संबंधित कैसे? जैसे जो टेम्परेचर आ रहा है सूर्य से, अगर मान लीजिए अधिक मात्रा में आने लगे, सौर कलंक उस पर लग जाए, तो सौर कलंक लगने से बहुत अधिक मात्रा में तापमान पृथ्वी पर आता है और उससे क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसकी क्रिया जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह अब मानव जनित कारण को देखेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापमान। कहीं ना कहीं अगर केवल दो चीज़ें हैं जो कि जलवायु परिवर्तन को सबसे अधिक बढ़ावा देती हैं। सबसे पहला ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि कार्बन की मात्रा में बढ़ना, कार्बन की मात्रा में वृद्धि, जैसे कि जिससे कि वो क्या करता है? अवशोषित करता है किसको? टेम्परेचर को, जिससे कि तापमान में वृद्धि होती है। और कहीं ना कहीं सारा चीज़ों का जड़ क्या है? तापमान है, तापमान में वृद्धि है। तो यदि हमने तापमान में वृद्धि को रोक लिया तो जलवायु परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। ठीक है, वैश्विक तापमान मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा है कृषि। मानव जनित कारक में कृषि कैसे है? तो जो हम लोगों की पुराने समय की जब खेती होती थी तो उसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद्य का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन इस समय यूरिया और अन्य सारे जितने भी ये नए नए रासायनिक उर्वरक आए हैं उसकी वजह से कृषि जो हो रही है, इससे भूमि का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है और इससे भी जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण माना जा सकता है। तो कृषि से और क्या हो सकता है? इससे जैसे मान लीजिए जो भी मानव प्रभावित हो रहा है, कैसे मानव प्रभावित होगा? क्योंकि कृषि से जो फसल होगी वो मानव ही तो खाएगा, और मानव में जो है ये कृषि में उपस्थित जो उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक हैं जो कि मानव को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो उसके शरीर के अंदर जाएंगे, तो इससे मानव भी प्रभावित होगा। जीवाश्म ईंधन का उपयोग जो हम कर रहे हैं, वो जीवाश्म ईंधन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं विद्युत उत्पन्न करने के लिए। इसी तरह घर में आप ऐसे आग जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जीवाश्म ईंधन का प्रयोग भी एक तरह से जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकरण, ये तो जब से औद्योगिकरण आया तब से ये जलवायु परिवर्तन की मात्रा में वृद्धि हुई है, बड़ा जल्दी जल्दी जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
क्योंकि औद्योगिकरण से क्या होता है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है बहुत अधिक। क्यों होती है वृद्धि, ये भी समझ लीजिए। अब देखिए, रिलेट कीजिएगा चीज़ों को। अगर औद्योगिकरण करना है यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो आपको सबसे अधिक आवश्यकता किसकी पड़ेगी, लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। लकड़ी के लिए आप वन को काटेंगे, हम एक चीज़ से रिलेट करके आपको बता रहे हैं। लकड़ी के लिए आप क्या करेंगे, वन को काटेंगे। जब वन कटेगा तो वन काटने से क्या होगा, ऑक्सीजन जो देने वाला है उसकी मात्रा कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड जो अवशोषित करने वाला है उसकी मात्रा कम हो गई। बात समझिएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से सबसे पहले तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होगा। और मैंने पेड़ भी काट दिए, तो पेड़ काटने से उसको जो अवशोषित कर सकता था कार्बन डाइऑक्साइड को, वो भी चला गया, ठीक है। तो इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और इससे वैश्विक तापन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये दोनों क्रियाएं बहुत तेज़ी से होंगी और इससे जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है और शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन, ये दोनों भी प्रमुख कारण है किसके, जलवायु परिवर्तन के। बात समझ में आ गई होगी। अब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, मतलब जलवायु परिवर्तन जब होता है तो इसके कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला प्रभाव है समुद्री तूफान आना स्टार्ट होता है, जंगलों में आग लगती है। जंगलों में आग कैसे लगेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जंगल के जो पेड़ होंगे आपस में टकरा के उसमें आग लग जाती है। सूखा पड़ सकता है, ग्रीष्म लहर, मतलब जिसको हम उत्तर भारत में वो ये लू कहते हैं, गर्मियों के दिनों में जैसी घटनाओं में वृद्धि होगी, ठीक है। यानी कि जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, जो प्रकोप हैं, जो आपदाएं हैं, वो आएंगी। बाढ़ आ सकता है, सूखा पड़ सकता है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह भीषण गर्मी वाले दिनों की संख्या में निरंतर वृद्धि होगी। मैंने आपको कहा है हर एक चीज़ में क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो आप टेम्परेचर वृद्धि को जिम्मेदार मानेंगे। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से टेम्परेचर में जो वृद्धि हो रही है, जो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, इससे जलवायु परिवर्तित हो रहा है। तो भीषण गर्मी वाले दिनों की संख्या में वृद्धि होगी, जन धन की हानि होगी। अब भाई मान लीजिए जलवायु परिवर्तन होगा तो लोग जो उसको नहीं सह पाएंगे, उस परिवर्तन को, उसके अनुकूल नहीं हो पाएंगे तो मरेंगे ही मरेंगे। और मैंने आपको बताया कि प्रवासित होते हैं लोग तो अपनी सारी जो जायदाद हो तो वहीं पे छोड़ के आएंगे ना, साथ में लेके तो जाएंगे नहीं अपने घर को, खेत को, ठीक है। तो इससे जन धन की बहुत हानि होती है। बाढ़ आता है, आपदा आता है, इससे बहुत सारी कॉलोनियाँ, बहुत सारी बस्तियाँ, क्षेत्र जो है वो तबाह हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है। तो ये सारे जो है जन धन की बहुत हानि होती है। माना जाता है कि इससे देश की जीडीपी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कृषि उत्पादन में कमी होगी, ठीक। जब सूखा पड़ जाएगा मान लीजिए और अकाल पड़ गया, ये सारी चीज़ें जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होंगी। कीटनाशकों का मानव पर प्रभाव, मैंने आपको बताया कृषि में जो रासायनिक उर्वरक उपयोग किए जा रहे हैं उससे मानव पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, उसको एक वैश्विक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। चूँकि ये किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। तो प्रत्येक देश को समन्वित प्रयास इसमें करना चाहिए और धरती को बचाने की पहल को शुरुआत ज़रूरी है इस टाइम। ऐसा माना जाता है कि सभी देशों को भारतीय दर्शन पे चलने की आवश्यकता है, ठीक है। कैसे भारतीय दर्शन पे, चूँकि भारतीय दर्शन में देखेंगे आप तो लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ का पूजा करेंगे, नीम के पेड़ का पूजा करेंगे, जल का पूजा करते हैं लोग। तो जो भारतीय दर्शन है वो प्रकृति को बहुत अधिक जो है सम्मान देता है और ये प्रकृति की पूजा करता है। तो पूरे विश्व को भारतीय दर्शन को अपनाना चाहिए और गांधीवाद का पर्यावरणीय मॉडल, इसको भी अपनाना चाहिए। ये क्या था, गांधी जी का जो पर्यावरणीय मॉडल था, वो ये कहते थे कि प्रत्येक इंसान को उपभोगवादी न बन के, चूँकि पर्यावरण जो है क्या करता है, वो हम लोगों को हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन हम लोगों के लालच को पूरा नहीं कर सकता है वो। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के पास अधिकाधिक संसाधन हो, बहुत अधिक हो। तो गांधी जी का कहना ये था कि जितनी आपकी आवश्यकता हो बस उतना लीजिए, उपभोगवादी मत बनिए, ठीक है। तो इसको भी अपनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट समझते हैं। अब इससे निपटने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं वैश्विक स्तर पे। इसीलिए सबसे पहले तो यूएनएफसीसी और आईपीसीसी, ये दो संस्था यूएन के द्वारा गठित किए गए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
इसका जो गठन होता है वो 1992 में रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उस समय इसका गठन होता है। और ये किस लिए बनाया जाता है? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी सांद्रता को घटाने की दिशा में कार्य करने के लिए। क्योंकि प्रत्येक देश से सिग्नेचर करवाया गया कि हर एक देश प्रयास करेगा कि वो अपना ग्रीन हाउस जो गैस है उसकी सांद्रता को कम कर सके। और इसका मुख्यालय देखेंगे तो जर्मनी में है। और COP जिसको कोप कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है, एक संस्था है, ठीक है, जिसका गठन 1994 में हुआ था। 1994 में हुआ था, जब मतलब 1995 से तब से लेके हर साल जो है वो कॉप का सम्मेलन होता रहता है और प्रत्येक देश के जितने भी इसके मेंबर हैं वो जाके वहाँ पे सम्मेलन में भाग लेते हैं। UNFCCC में 198 देश हैं उसके सदस्य। और मैंने आपको बताया कि कोप के हर साल जो है होते रहते हैं सम्मेलन। तो जैसे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे देखिए COP कोप 3 जो होता है उसको कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ था। इसी तरह कोप 21 पेरिस प्रोटोकॉल 2050 में हुआ था 2015 में। और कोप 26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, जिसको 2021 में ये प्रोटोकॉल हुआ था। अब ये ग्लासगो जो प्रोटोकॉल है ये 26 वाला, इसमें बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं देश के सामने। कहा गया है कि 2050 तक नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन किया जाना चाहिए। और बहुत सारे देशों ने 132 देशों ने इस पर सिग्नेचर भी किया है। 2050 तक सभी देशों को कहा गया है कि आप अपने कार्बन को नेट जीरो कीजिए। भारत को जो है 2070 तक का टाइम दिया गया है। तो इसके साथ ही सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रयास सही दिशा में रहा तो हम लोग इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसी तरह एक और संस्था है IPCC के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। IPCC का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। 1988 में इसका जो है गठन हुआ है। और IPCC विश्व जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखने के लिए अंतर सरकारी पैनल का गठन किया गया। बात समझिएगा, जो जलवायु परिवर्तन हर एक क्षेत्र में देखता है कि कहाँ कितना जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और कई देशों के वैज्ञानिक मिलके इस पे रिपोर्ट तैयार करते हैं। अभी तक ये 6 रिपोर्ट जारी कर चुका है। ये मतलब प्रत्येक देश के लगभग बहुत सारे वैज्ञानिक मिलके एक अध्ययन करते हैं जलवायु परिवर्तन पर और फिर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इस समय 2021 में 6ठा रिपोर्ट जारी हुआ है। तो देखिए अब आगे इसमें प्रयास किए जा रहे हैं इसके नियंत्रण के लिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।